क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 है पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व, स्टडी ऑफ एनिमल पैरासाइट्स एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 4 एनिमल पैरासाइट्स दे रखे हैं जो इंसानों में और जानवरों में डैमेज कोज करते हैं। पहला है पिस्सू, फ्लिया जिसको कहते हैं, दूसरा जोंक है जिसको लीच कहते हैं, और तीसरा है लीवर फ्लूक, और फोर्थ वन जो है वो है एस्केरिस। इसमें से एस्केरिस और दूसरा लीवर फ्लूक ये दोनों एंडो पैरासाइट है, मतलब बॉडी के अंदर घुसते हैं, डैमेज कोज करते हैं। और जो आपका जोंक है लीच और फ्लिया पिस्सू ये दोनों एक्टो पैरासाइट है, बॉडी के बाहर लगे रहते हैं, स्किन से अटैच होते हैं, खून पीते हैं, तो ये दोनों एक्टो पैरासाइट है। सबसे पहले अपने बात करते हैं पिस्सू की, फ्लिया की। इसका साइंटिफिक नेम, सब क्या आपको साइंटिफिक नेम है वो याद कर लेने, पूछे जा सकते हैं। तो पहला इसमें लिखा है पुलेक्स इरिटेंस। पिस्सू का या फ्लिया का जो साइंटिफिक नेम है वो 2 स्पीसीज़ दे रखी हैं, एक तो पुलेक्स इरिटेंस है, दूसरा जिनोप्सिला कियोपिस। इन दोनों में से कोई एक आप याद कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो संघ है, क्योंकि इंसेक्ट है ये और बिना पंखों वाला इंसेक्ट है, तो सभी इंसेक्ट को अपने संघ ऑर्थ्रोपोडा या कह सकते हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में रखते हैं। इसका गण या ऑर्डर जो है वो साइफनोप्टेरा है। इसके बाद आपको इसके मुखांग, माउथ पार्ट्स याद कर लेने हैं। माउथ पार्ट्स इसके चुभाने और चूसने वाले होते हैं, पियर्सिंग और सकिंग वाले होते हैं। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो पूछा जा सकता है कि पिस्सू या फ्लिया किसका एक्टो पैरासाइट है, किस में डैमेज कोज करता है। तो कोई भी कशेरुकी जो जंतु होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी मिलती है, वो कोई भी नाम आप लिख कर आ सकते हैं। जैसे इंसान है, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा, पक्षी, गिलहरी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुछ भी। और लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये कौन सी डिजीज़ से रिलेट करता है। जो पिस्सू या फ्लिया है वो कौन सी डिजीज़ में इन्वॉल्व है, तो आंसर होगा प्लेग। प्लेग में 2 होस्ट होते हैं, 2 परपोषी होते हैं, एक चूहा और एक इंसान। इसमें जो पिस्सू या फ्लिया है वो वेक्टर का काम करता है, वाहक का काम करता है। यर्सीनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया है जो प्लेग डिजीज़ कोज करता है। वो बैक्टीरिया बैठा रहता है पिस्सू के अंदर या फ्लिया में। जब वो पिस्सू या फ्लिया चूहे को काटता है तो चूहे में प्लेग डिजीज़ वाले ये बैक्टीरिया चले जाते हैं, और उसके बाद जो चूहा है वो कांटेक्ट में आता है इंसान के, तो इंसान में भी वो बैक्टीरिया चले जाते हैं। तो 2 होस्ट हैं, इंसान और चूहा, और यहाँ वेक्टर वाहक का काम करता है, डिजीज़ को फैलाने का काम करता है पिस्सू, फ्लिया। इसके बाद आ जाते हैं जोंक पर, लीच पर। इसका साइंटिफिक नेम अगर कोई पूछ ले तो अपने बताकर आएंगे, हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा इसका साइंटिफिक नेम है। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि जो लीच थेरेपी, आगे टॉपिक अपने करेंगे, जो लीच थेरेपी है उसमें कौन सी लीच या जोंक यूज़ होती है, तो वहाँ इसका नाम लिख कर आएंगे, हिरुडो मेडिसिनल्स। ये दिया हुआ यहाँ पर, याद रखना है। और जनरली अपने से पूछ लिया जाए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो अपने लिख कर आएंगे हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। इसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, इसलिए इसको फाइलम एनेलिडा में रखा गया है केंचुए के साथ, और इसमें 33 सेगमेंट्स मिलते हैं। पूछा जा सकता है कि जोंक में कितने सेगमेंट्स होते हैं, बॉडी के अंदर कितने खंड होते हैं, तो अपने लिख कर आएंगे 33। इसका वर्ग या क्लास है हिरुडीनिया। इसका गण या ऑर्डर है ग्नैथोब्डेलाइडा। उसके बाद पूछा जा सकता है कि ये बाइसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है या द्विलिंगी, तो अपने बोलेंगे द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। मेल फीमेल अलग से आइडेंटिफाई नहीं होते। इसमें खास बात क्या पूछी जा सकती है कि इसकी लार में, इसकी सलाइवा में एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस मिलता है जिसका नाम है हिरुडिन, और इस हिरुडिन की वजह से
इस प्रतिस्कंदक पदार्थ की वजह से, इस एंटीकोगुलेंट पदार्थ की वजह से ही इसका यूज़ अपने लीच थेरेपी में करते हैं। कुछ डिजीज़ हैं जिनमें रिलीफ लेने के लिए अपने लीच थेरेपी करवाते हैं। और एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है, प्रतिस्कंदक का मतलब होता है खून को पतला करने वाला। तो हिरुडिन आपको याद रख लेना है। और केंचुए के जैसे इसके अंदर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया, ये भी आपको याद करना है। इसके बाद इसका आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दे रखा है। ये सैंग्विवोरस होता है, मतलब रुधिराहारी होता है, खून पीने वाला है। ये जानवरों और इंसान का खून पी लेती है, एक्टोपैरासाइट है। और इसमें लीच थेरेपी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करना है। लीच थेरेपी में हिरुडो मेडिसिनल्स का यूज़ होता है और 4 डिजीज़ का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। 4 डिजीज़ में रिलीफ मिल सकता है अगर आप लीच थेरेपी करवाते हो। एक तो बाल्डनेस है, गंजापन। अगर किसी डैंड्रफ की वजह से आपके बाल उड़ चुके हैं तो वहाँ पर लीच थेरेपी करवाने से रिलीफ मिल सकता है, संभावना बढ़ सकती है नए बाल उगने की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीच के अंदर उसकी सलाइवा में हिरुडिन मिलता है, अभी बात की है। हिरुडिन क्या करता है, खून को पतला कर देता है और जिससे सर्कुलेशन बढ़ता है ब्लड का, और ब्लड का जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो नए बाल उगने की संभावना बढ़ती है। ठीक ऐसे ऑर्थराइटिस है जिसको गठिया बोलते हैं, उसमें भी इसका यूज़ होता है। फिर उसके बाद है डायबिटीज़, तो खून को पतला करने का काम करता है। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनका खून गाढ़ा हो जाता है, तो उसको पतला करने के लिए लीच छोड़ दी जाती है उनके ऊपर। और वो जब वो खून पीते हैं, खून मामूली पीते हैं, कोई नुकसान नहीं होता इससे, लेकिन बदले में बेनिफिट अच्छा होता है। क्योंकि जब वो खून पीते हैं तो अपनी लार का हिरुडिन उसमें मिला देते हैं और उस वजह से खून पतला हो जाता है, तो रिलीफ मिलता है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है, जो हृदय संबंधित रोग होते हैं, उनमें भी लीच थेरेपी कारगर है। थर्ड है लीवर फ्लूक। इसका साइंटिफिक नेम है फैसियोला हिपेटिका। फैसियोला हिपेटिका क्योंकि हिपैटिक सिस्टम पर अटैक करता है, यकृत के ऊपर अटैक करता है, लीवर पर अटैक करता है। इसका जो फाइलम है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इसका मतलब ये फ्लैट वर्म है। इसका जो क्लास है या वर्ग है वो है ट्रिमेटोडा। गण या ऑर्डर है डाइजीनिया। ये याद करने पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है और पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पैरासाइट आपने पढ़ रखा है जिसके 2 होस्ट होते हैं, 2 परपोषी होते हैं, तो वो होगा लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक है, उसके 2 होस्ट होते हैं, 2 परपोषी होते हैं। पहले वो जाता है इंसानों में, भेड़ बकरी में, उसके बाद वो जाता है आपके घोंगे में, स्नेल में। ये दे रखा है यहाँ पर, इसके लाइफ साइकिल में दे रखा है। और जो घोंगा होता है वो है अलवणीय जल का। अलवणीय का मतलब जो फ्रेश वाटर होता है, मीठा पानी है, नदी नहर का पानी है, उसमें जो घोंगा पाया जाता है उसकी 2 स्पीसीज़ है, लिम्निया और प्लेनोर्बिस। तो दूसरा होस्ट इसका होता है घोंगा, स्नेल। सेक्सुअलिटी के बेस पर लीवर फ्लूक होता है उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल। मेल फीमेल अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपने। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? तो ऑर्गन तो नहीं है, कुछ सेल्स हैं जिनको अपने फ्लेम सेल्स कहते हैं। वो हेल्प करती है टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने में। उसके बाद मैंने लाइफ साइकिल आपको बता ही दिया। लाइफ साइकिल में आपको याद रखना है 2 इसके होस्ट होते हैं। पहला है इंसान या भेड़ बकरी, दूसरा है इसमें घोंगा, स्नेल। और सवाल ये भी है कि लीवर फ्लूक में कितनी लार्वा स्टेज बन सकती है? तो 3 बनती है, एक सर्केरिया है, एक मेटा सर्केरिया है और एक मिराशीडिया है। ये याद रखना है। मिराशीडिया सबसे पहले बनती है, अंडों से बाहर निकलती है, फिर पानी में जाता है और जैसे ही वो स्नेल के कांटेक्ट में आता है तो वो जो लार्वा है वो दूसरी स्टेज में चला जाता है जिसका नाम है सर्केरिया। और स्नेल से निकलने के बाद वो प्लांट पे जाके चिपक जाता है, पत्तों पे जाके चिपक जाता है, उसे कहते हैं मेटा सर्केरिया। और जैसे उन पौधों के पत्तों को या उसके प्रोडक्ट को इंसान या कोई जानवर खा लेता है तो मेटा सर्केरिया जो लार्वा है वो उसके अंदर चला जाता है और इन्फेक्शन कोज करता है। पूछा ये भी जा सकता है कि इस लीवर फ्लूक की वजह से इंसानों में कौन सी बीमारी हो जाती है या पशुओं में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आंसर होगा यकृत विगलन,
लीवर रोट, लीवर की सेल्स डैमेज हो जाती हैं। और जो गोल ब्लैडर है, पित्ताशय है, उसमें गोल स्टोन बन जाती है, पथरी पड़ जाती है। तो ये लीवर का और बाइल डक्ट, पित्तवाहिनी का एंडोपैरासाइट होता है। उसके बाद फोर्थ वन आता है लास्ट, एस्केरिस है। इसका साइंटिफिक नेम है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। इसका जो संघ है, फाइलम है, वो है निमेटोडा। पुराना नाम होता है एस्केलमेंथीज। और जो इसका गण है, ऑर्डर है, वो है एस्केरोइडिया। और ये मनुष्य की छोटी आंत का परजीवी है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका एंडोपैरासाइट होता है। और इंसान के साथ साथ ये सूअर, घोड़े, भैंस है, गिलहरी, इन सब में भी इन्फेक्शन कोज कर सकता है। छोटे बच्चों में ज़्यादा डैमेज कोज करता है, वहाँ पर इसकी सीवियरिटी ज़्यादा देखी जाती है। ये यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी है। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग आइडेंटिफाई होते हैं। मेल है वो छोटा होता है, उसका जो एंड पोर्शन है, टेल पोर्शन है, वो कर्व्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है। लेंथ इसकी कम होती है, चौड़ाई इसकी कम होती है। वो दे रखा है यहाँ पर मादा की और नर की जो लंबाई चौड़ाई है वो दे रखी है। वो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसका लाइफ साइकिल इम्पोर्टेंट है। लाइफ साइकिल में आपको याद करना है प्राथमिक प्रवास, प्राइमरी माइग्रेशन, और दूसरा आता है सेकेंडरी माइग्रेशन, द्वितीय प्रवास। प्राइमरी जो माइग्रेशन है, प्राथमिक प्रवास है, वो स्टार्ट होता है जब अपने जो कंटामिनेटेड फूड या वाटर है उसके थ्रू एस्केरिस के अंडों को निगल लेते हैं। जब वो छोटी आंत में जाते हैं तो अंडे फूट जाते हैं, उसमें से निकल आते लार्वा एंटर करता है ब्लड में, वहाँ से आंतों में घाव करने के बाद और ब्लड में मिक्स होने के बाद ब्लड के थ्रू वो जाता है सबसे पहले लीवर में। लीवर के बाद वो पहुँचता है ब्लड के थ्रू हार्ट में। हार्ट उसको पंप कर देता है फेफड़ों तक, तो फेफड़ों में जाके वो बैठ जाता है। ये इसका प्राथमिक प्रवास है और धीरे धीरे वो मैच्योर भी होता रहता है। इसके बाद सेकेंडरी जो माइग्रेशन है, द्वितीयक प्रवास है, उसमें ये बताएंगे फेफड़ों में बैठे रहने के बाद जैसे अपने खांसते हैं तो फेफड़ों से निकलकर वो दोबारा ईसोफेगस या ग्रसिका में आ जाता है, अपनी आहार नाल में आ जाता है, अपने एलिमेंट्री कैनाल में आ जाता है। और वहाँ से वो होता हुआ आमाशय में, पेट में, उसके बाद छोटी आंत में वापस चला जाता है। और जैसे वो छोटी आंत में पहुँचता है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, दोबारा से अंडे देता है। तो ये इसका हो गया सेकेंडरी माइग्रेशन, द्वितीय प्रवास। और इसमें जो दोनों प्रवास को मिला दें तो 8 से 10 सप्ताह का टाइम लग सकता है। और टोटल इसका जो लाइफ साइकिल है वो 10 से 12 महीनों का होता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसका जो आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, उसमें कहेंगे कि ये बीमारी कोज करता है। बीमारी का नाम एस्केरिसिस है। बच्चों की छोटी आंत में जाकर ये डैमेज कोज करता है और इससे मांसपेशियों में, किडनी में, बैकबोन में काफ़ी नुकसान होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।